मॉडल पेपर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे बात करते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि ऑप्शंस बढ़ गए हैं। 4 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास 8 है और इस 8 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जिसमें आपका 20 मार्क्स है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20 मार्क्स इधर से हमारा आएगा। तो आइए हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा अब तक पूछा जाता रहा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, और वो है ग्राफीय विधि से हल करें। दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, वो है 5x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, और हमको ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि दोनों अलग अलग समीकरण से हमको x और y का मान चाहिए। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो सबसे पहले इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। पहले इक्वेशन पे हमको x और y का मान चाहिए। x और y का मान, ये हमारा x, और जैसा कि हम जान रहे हैं किसी भी इक्वेशन में आप x को स्वतंत्र छोड़ें और उसके संदर्भ में आप y का मान ज्ञात करें। और यहाँ पे x स्वतंत्र रखने का मतलब है कि आप कोई भी मान रखें। और इक्वेशन हमारा ये 1 है, और 1 को देखते हैं। ये हमारा 5x माइनस 3y और माइनस 7 इक्वल टू 0 है। अगर हम इससे y का मान ज्ञात करें तो हो जाएगा हमारा 5x माइनस 7 इक्वल टू 3y। चूँकि y का मान हमको पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 5x माइनस 7/3। यानी कि पहले इक्वेशन में वो x के मान को स्वतंत्र रखना है, और y का मान हमारा क्या आएगा 5x माइनस 7/3। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमको x का कोई भी मान रखें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि x का मान वो रखें कि y का मान हमारा पूर्णांक में आए, ताकि ग्राफ खींचना हमारे लिए आसान हो। तो अगर आप x का मान 2 रखते हैं तो आप देखें तब y का मान क्या निकलेगा, तो y बराबर हो जाएगा 5x माइनस 7/3, और x बराबर 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू 3, तो 10 माइनस 7/3, और ये 3/3। इसका मतलब है कि ये मान हमारा 1 आया। एक मान तो हमारा पूर्णांक में आ गया। उसी तरह से हम अब x का मान, चूँकि हर हाल में मिनिमम हमको 2 मान चाहिए। अब जब x का मान 5 रखते हैं तो देखना है कि y का मान हमारा क्या आता है। तो 5 गुना 5 यानी कि 25 हो गया, और माइनस 7 और बटे 3, और ये हो गया 18/3, 3 छक्के 18। तो जब हम 5 का मान रखते हैं तो y का मान भी हमारा पूर्णांक में आया, ये 6, और ये 2 मान मिनिमम हमको चाहिए ही। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन को लेकर, और दूसरे इक्वेशन में भी हमको मान चाहिए। और ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए ये चार्ट है हमारा। और इक्वेशन दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ भी हम x को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तब x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, तब हमारा 4y इक्वल टू 6 माइनस x, और y इक्वल टू 6 माइनस x/4। ये माना आएगा हमारा y बराबर, हम लिख देते हैं 6 माइनस x और बटे 4। अब यहाँ पर हम देखें कि x का मान फिर हम क्या रखें कि y का मान हमारा पूर्णांक में आए। तो x का मान यहाँ पर भी हम 2 रखते हैं, तो तब क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4/4, तब हमारा मान ये 1 आ जाएगा। और x का मान अगर दूसरा हम ये रखें, x का मान 0, तो 0 माइनस x, नहीं 0 नहीं रखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा मान हम 6 रखें। जब 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6/4, तो ये 0/4, तो मीन्स 0, यानी कि ये दोनों मान हमारा, यानी कि 6 आया और ये 0 आया। तो इस तरह से 2 अलग अलग इक्वेशन को लेकर हमारा 2 मान, 2 चार्ट हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, इन्हीं 2 चार्ट के सहायता से हमको ग्राफ खींचना है, और हम देखेंगे
कि दो अलग अलग सरल रेखा जो अलग अलग इक्वेशन से जो हमको प्राप्त होगा, और दोनों रेखा को जब जिस बिंदु पर आपस में आकर मिलेगी और उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा हल होगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम मान हमारा 5 और x का मान यानी कि 6 हमारा है। तो x एक्सिस पे हम मान 6 तक लेंगे और y का मान भी हम देख रहे हैं कि हमारा 6 तक आ रहा है। तो हम ग्राफ खींचने में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। x एक्सिस का मैक्सिमम मान हमारा 6 तक गया है और हम मतलब x एक्सिस पे एक उचित माप हम 6 तक लेते हैं। ये हमारा 1, ये 2, मात्रा ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और उसी तरह से y एक्सिस पे भी हमको 6। अब यहाँ पे करना क्या रहता है हम लोगों को इक्वेशन में, कि पहला इक्वेशन से जो हम चार्ट ज्ञात किए हैं x और y का जो मान हमको निकला है, इस चार्ट से हमको इस ग्राफ पे दो बिंदु प्राप्त करना है। वो दो बिंदु क्या है, एक बिंदु यहाँ पर आप देखें कि जिसका x कोऑर्डिनेट का मान 2 और y कोऑर्डिनेट का मान 1, यानी कि ये बिंदु का कोऑर्डिनेट 2 और 1 होना चाहिए। अब हम लोग पहले इस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं। x का मान कितना है, ये 2, और फिर y का मान हमारा 1 है। तो ये बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, ये यहाँ पे 2 और 1। और उसी तरह से एक दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 6 है, 5 और ये 6। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 5 और 6, यानी कि 5 x एक्सिस पे और ये 6 एक्सिस पे यहाँ पे। तो हम अनुमान से एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको क्योंकि ग्राफ पेपर पे इसको बनाना है इसलिए वहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी एग्जैक्ट मान को दर्शाने में। ये जो दो बिंदु हम प्राप्त कर लिए पहले इक्वेशन से, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं। और फिर अब आता है हमारा फिर दूसरा चार्ट। अब यहाँ पर भी हमको दो बिंदु प्राप्त करना है इस ग्राफ पे। एक बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 2 और फिर 1। अब आइए 2 1, यानी कि फिर यहाँ पर भी आपको यही बिंदु दूसरे इक्वेशन से दूसरे चार्ट से प्राप्त हो गया। और फिर एक दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं 6 है और y कोऑर्डिनेट का मान हमारा 0 है। इसका मतलब है कि अगर y कोऑर्डिनेट का मान आपका 0 है तो वह हर हाल में x एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा, जो x कोऑर्डिनेट का मान है, यानी कि वो बिंदु हमारा यहाँ पे 6 और ये 0, ये हमको प्राप्त हुआ। अभी इन दोनों बिंदुओं को हमको फिर आपस में मिला देना है, ये 2 1। और चूंकि ये दोनों रेखा कहाँ पे आपस में मिल रहा है, ये 2 और 1 पे मिल रहा है, और यही बिंदु हमको ऑलरेडी चाहिए होता है। और जैसे ही ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया, अब यहाँ पे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमको मालूम है, यानी कि 2 और 1। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 और फिर y बराबर 1, और यही हमको याद करना था। और यही x का मान 2 और y का मान हमारा 1 आया, और ये हमारा आंसर हुआ। और दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे तो बहुत आसानी होगी आंसर तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इस 32 में दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, उनकी जो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा होंगे उनके वर्गों का अनुपात, मतलब उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। ये ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज बनाए हैं। त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। माना कि एबीसी एवं डीएफ समरूप त्रिभुज है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी, कोमा एंगल बी बराबर एंगल ई, कोमा एंगल सी बराबर एंगल एफ। देखो बच्चों, ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए, इनके संगत भुजा ये डी के बराबर हुआ, तो हम वही लिख रहे हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी
ये एंगल बी, एंगल इनके एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी, ये एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो वही हम लोग लिखे कि इनके संगत भुजा संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं, तो हम लिख कह सकते हैं ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ बराबर ए सी बाय डी एफ बराबर होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानते हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इनके संगत भुजा के वर्गों के बराबर है। इनके संगत भुजा मतलब देखिए, इनके संगत भुजा मतलब ए बी बाय डीई के वर्गों के बराबर है, मतलब इनका स्क्वायर के बराबर है। मतलब बीसी का स्क्वायर बाय ई एफ का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर इनके बराबर है, ये F है। यही हमें दिखाना है, इसको हम यही चीज हमें दिखाना है, यही चीज हमें दिखाना है बराबर होगा। इसी चीज को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, चलिए हम लोग प्रूव करना सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें बस एक रचना होगा, वो करना होगा। ए से लेकर के M पर हम एक लंब खींचेंगे और D से लेकर के इस यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, इसका नाम DN देंगे और इस पे नाम AM देंगे। तो A से लेकर के M पे लंब खींचे और D से लेकर के N पे लंब खींचे, ये लंब है, मतलब इस पे 90 डिग्री है, ये इस पे भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ए से ए एम हम लोग लंब खींचे हैं और डी से डी एन लंब खींचे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। इसको हम ये रचना किया, इस प्रूफ को करने के लिए हमें ये रचना करना पड़ा है। और देखते हैं आगे हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं। वो है कि पिछले स्लाइड हम लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, अब इसका आगे हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसको प्रूव करना। और हम देख लिए कि दोनों समरूप त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो, तो हम लोगों ने एक रचना किया, ए से ए एम तथा डी से डी एन लंब खींचे हैं। अब हम लोग आगे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। हमें निकालना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानते हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना उनका आधार, आधार क्या है BC गुना उनका ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग लंब खींचे हैं AF बट्टा, और त्रिभुज DF का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या होगा इसका EF गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा DN। ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल EF गुना DN। उधर हम लोग 2 इक्वेशन मान लिए हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। देखिए हम लोग अब इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। हम लोग यहाँ पे एक लंब खींच करके हमें क्या एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है ABM और त्रिभुज DEN में हम लोग देखेंगे कि ये समरूप कैसे हो पाता है, और उससे फिर हम कुछ रिलेशन निकाल करके इसमें पुट करेंगे। ठीक है, वो हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग दोनों छोटा वाले त्रिभुज में देखते हैं। हम लोग पहले से ये लिख चुके हैं, इक्वेशन 1 में देखिए लिखे हुए हैं, इक्वेशन 1 में लिखे हुए कि एंगल B बराबर एंगल E, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे तो उनके संगत बराबर होते हैं। और तथा अभी हम लोगों ने लंब खींचा जिसमें हम लोग एंगल M और एंगल N को हम लोग 90 डिग्री लंब बनाए, समकोण है। तो अब ये दोनों तो इसीलिए त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN समकोणिक हुए। समकोणिक का हम लोग डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं, समकोणिक किसे कहते हैं। हम लोग अभी निकाल चुके हैं कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN समकोणिक हुए, और हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते तो दोनों त्रिभुज समकोणिक होते, और हम लोग समकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ए समरूपता में पढ़े हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप और संगत भुजा बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप हुआ त्रिभुज DEN के। हम लोग दिखाएं कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN समरूप हुए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल
बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल एम एंगल एन के बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, और ए बी बाय डी ई बराबर होंगे ए एम बाय डी एन के, और ए एम डी एम लंब है, और ए बी बाय डी ए किसके किसके बराबर है, हम लोग इक्वेशन 2 में लिख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो एंगल ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ बराबर है। तो इस इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब ए बी बाय डी ई ए एम बाय डी एन के बराबर है, तो ये ए एम बाय डी एन इसके बराबर हो जाएगा, ये तीनों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी बाय डी ई ये इसके बराबर होता है। हम लोग इक्वेशन 4 और इक्वेशन को 2 को कंपेरिजन करने के बाद कह सकते हैं कि ये डी एन के बराबर हो जाएगा ये सारा चीज। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से ए बी बाय डी ई बराबर होगा ए एम बाय डी एन के, ये इक्वेशन 4 में दिया हुआ है, डी एन के, और ये दोनों बराबर हो जाएगा बी सी बाय डी एफ का। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसमें प्रूफ कर देंगे, मतलब यहाँ पे त्रिभुज हम लोग ए सी बाय डी एफ ये मतलब सारे संगत भुजा लंब के बराबर होते हैं, ए एम बाय डी एम के बराबर होते हैं, ये तीनों हम लोग ये दिखा दिए हैं। तब ये चीज का यूज करके, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको इस इक्वेशन 3 में डालेंगे, मतलब त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं कि बी सी गुना ए एम ई एफ गुना डी एन, ये 3 में रखे हैं, तो ए एम और डी एन का ए एम बाय डी एन का वैल्यू ए एम बाय डी एन इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो हम बी सी बाय डी एम और ई एफ बाय डी एन का मान हम लोग यहाँ ये पुट कर देते हैं, मतलब बी सी बाई ई एफ, तो देखिए बी सी बाई ई एफ और बी सी बाई ई एफ पहले से था, तो ये बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर हो गया। ठीक उसी तरीके से, और ये ए एम बाई डी एन ए बी बाई डी ई के बराबर है और बी सी दोनों बराबर है, तो यहाँ फिर हम ए बी स्क्वायर भी आ जाएगा, डी ई का भी स्क्वायर हो जाएगा, उसी प्रकार से ए सी बी का स्क्वायर डी एफ के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्या होता है, ये प्रूव कर दिया। और एक समरी करते हैं कि इसको हम लोगों ने कैसे प्रूव किया। तो देखिए इसको हम लोगों ने कैसे प्रूव किया। हम लोगों को दिया हुआ था कि दो समरूप त्रिभुज, तो ये और ये दो समरूप त्रिभुज है, तो उनकी संगत भुजा और इनके संगत कोण बराबर होते, तो हम लोगों ने संगत कोण को इक्वेशन 1 में लिखा, संगत भुजा बराबर होता है 2 में लिखा है, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल एबी बाय डीई का होल स्क्वायर उनके सारे तीनों संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो हम लोग एक रचना करते हैं एम से डीएन के बीच, हम लोग एक रचना करते हैं ए से लेकर के एम एम लंब खींचते हैं बीसी पर, डी से एन डीएन लंब खींचते हैं ईएफ पर, तो ए से एम तथा डी से डीएन लंब खींचे। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, हमें प्रूफ का पार्ट आता है कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार बीसी और ऊंचाई एम। ठीक उसी तरीके से त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/2 गुना ईएफ गुना डीएन, मतलब आधार गुना ऊंचाई, और हम लोग इसको 1/2 काट देते हैं तो बचता है बीसी गुना एम और ईएफ गुना डीएन, इक्वेशन 3 मानते हैं। और त्रिभुज ए बी एम और डी एन, ये छोटा वाला त्रिभुज को लेकर चलते हैं, तो एंगल बी एंगल ई मतलब संगत कोण पहले भी मान चुके हैं, दोनों बराबर हैं, और लंब जो खींचे तो दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर होंगे। और दो त्रिभुज का अगर कोण का मान बराबर होता है तो उसको समकोणिक कहते हैं, और अगर दो त्रिभुज समकोणिक है और संगत भुजा बराबर है तो ए समरूपता से वो समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी एन समरूप हुए। अब त्रिभुज ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज अगर समरूप हो गया, छोटा वाला त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है, तो ए बी बाई डी ए एम बाई डी एन के बराबर हुआ और ये सारी चीजें बराबर हो गई। फिर हम लोग इस तरीके से प्रूव कर लिए कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रहा है, और ये क्वेश्चन है और इक्वल टू 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अब जैसा कि हम लोग दो हमारा टर्म है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, तो हम लोग LHS साइड को लेकर आगे बढ़ते हैं। और LHS साइड में हम इस टर्म को अगर हम लेके आगे बढ़ें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम उसका LCM लेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है इसलिए LCM इन दोनों टर्म का गुणनफल हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस टोटल टर्म से हम इसको भाग लगाएंगे तो ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये।
तो ये टर्म इसके साथ गुणनखंड के रूप में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म हमारा सेम है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम टर्म है इसलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं। और यहाँ पर भी हम देखें कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये टर्म और इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा ये भागफल के रूप में, और इसको फिर इसके साथ गुना करेंगे और ये दोनों टर्म हमारा सेम है, इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर। यहाँ तक के हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं और अब क्या करें कि नीचे जो टर्म हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ऑलरेडी हमारा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फॉर्म पे इसको लेके आते हैं। ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। और इन दोनों को अगर हम हल करें तो ये जब भी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म रहे और इसको हल करेंगे तो हमको हेल्प करेगा वो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये वाला टर्म हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे यहाँ पे हम लोग तोड़ दिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्लियर हो गया। अब फिर उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग करते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा फार्मूला में, एन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म को हम इधर लेके आ गए क्योंकि ये खुद एक फार्मूला हमारा है इसलिए पहले लेते आए हैं। और फिर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खुद एक फार्मूला है और ये बराबर होता है 1 के। और फिर यहाँ देखें आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों टर्म हमारा सेम है लेकिन एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और फिर बचा क्या हमारा यहाँ, फिर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये खुद फिर एक फार्मूला है और वो है 1 के बराबर, तो प्लस का ये चिन्ह और फिर ये हमारा 1। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो प्रूफ करना है वो टर्म हमारा कॉस स्क्वायर के टर्म है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि इस टर्म को हम कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं। और हम जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा खुद एक फार्मूला है, अगर कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट करें तो वो है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी चूँकि इसको चेंज नहीं करना है वो कॉस के टर्म में हमारा है ही। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 1 ये हमारा 2 और इधर ये 1, और चूँकि ये दोनों टर्म हमारा सेम है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 2 यहाँ हमारा आ गया और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा RHS साइड के बराबर है और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूफ हुआ। क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, और कह रहे कि एक बेलनाकार बर्तन है, हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, ये बेलनाकार बर्तन है और इस बर्तन में ऑलरेडी पानी है। अब ये पानी के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन के पूरा बढ़ा हुआ, लेकिन कुछ पानी इस बर्तन में है। अब क्वेश्चन को समझिए कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, इसमें 60 शंक्वाकार ठोस लोहे के कुछ टुकड़े इस प्रकार डाले जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बर्तन में शंक्वाकार लोहे के टुकड़े को डाला जाता है।
शंकु आकार हम लोग यहाँ पे एक उस छोटे टुकड़े का एक फिगर बनाते हैं। ये इस तरह के लोहे के टुकड़े को एक एक करके डाला गया और इसकी कुल संख्या 60 है। ये क्वेश्चन कह रहा है 60 शंकु आकार ठोस डाले गए तो पानी में पूरी तरह डूब गया और ये टोटल टुकड़ा इस पानी में डूब जाता है, जबकि प्रत्येक के डूब गए, जबकि प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है वो शंकु आकार ये जो लोहे का टुकड़ा है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और साथ में ऊंचाई 0.04 मीटर 0.04 ये मीटर दिया हुआ है। तो पानी के और वो कह रहा है कि पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें। बड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि अगर इसमें कुछ पानी है, अगर इस एक टुकड़े को डालेंगे, अगर वो पूरा डूब जाता है तो पानी के स्तर में उतनी वृद्धि होगी जितना इस एक टुकड़े का आयतन है। और हम जान रहे हैं कि एक टुकड़ा नहीं डाला गया बल्कि इसमें 60 इस प्रकार के टुकड़े डाले गए हैं। तो पानी में वास्तविक वृद्धि उतनी होगी कि जितना 60 शंकु का आयतन के बराबर पानी के स्तर में वृद्धि होगी। तो इसलिए हमको सीधा सीधा अगर एक शंकु का आयतन अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो पानी के स्तर में उतनी वृद्धि होगी। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। हाँ, एक चीज़ जो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि शंकु आकार इस लोहे के टुकड़े की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो यूनिट दिया हुआ है ऊंचाई वो 0.4 मीटर। तो यहाँ पे हमको इस यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर का, इसलिए 0.04 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाकर हो जाएगा हमारा यानी कि 4 सेंटीमीटर, है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके बाद इसलिए ये 0 हमारा खत्म, तो ये 4 सेंटीमीटर। इसके बदले में हम देख सकते हैं बराबर ये 4 सेंटीमीटर के भी बराबर होगा और ये हर हाल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि पानी के स्तर में वृद्धि, पानी के स्तर में वृद्धि तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एक शंकु आकार लोहे के टुकड़े का आयतन और फिर उसको हम लोग 60 से गुना कर देते हैं। 60 गुना एक शंकु आकार, क्योंकि हमको मालूम हो गया एक टुकड़ा शंकु आकार है तो इसलिए चूँकि 60 टुकड़ा डाला गया है इसलिए 60 गुना, और हम जान रहे हैं कि ये होता है 1/3 पाई r²h और ये 60 गुना 1/3 और पाई का मान हम रखते हैं 22/7 और r का मान हमको दिया हुआ है ये 3 × 3 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और h हमारा 4 सेंटीमीटर और तीनों यूनिट मिलाकर हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 3 और 3 ये हमारा कैंसिल हो गया और आगे अगर हम देखें तो कैंसिल हमारा नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको 60 या 12 6 72, इसको हम लोग ऐसे गुना करते हैं। ये 4 गुना 3 हो गया 4 या 12 6 72, ये 720 और गुना ये हमारा 22 और फिर ये हमारा 7 ऊपर यूनिट हमारा सेंटीमीटर क्यूब। और अब इसको अगर हम सॉल्व करें 15,840 कितना हो रहा है 15,840 ये 15,840 और बटे 7 ये हमारा सेंटीमीटर